बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। हुकूमत की कायम करदा अदालत परवेज मुशर्रफ के साथ इंसाफ नहीं कर पाएगी। अदालत के सरबराह को परवेज मुशर्रफ ने निकाला था। कौम का खजाना कर्जों की शक्ल में हड़प करने वालों पर हाथ कौन डाले? हमाम में सारे नंगे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहां तक सर पटकेगी? रावलपिंडी का सान्या पुलिस की मुजरिमाना गफलत की वजह से हुआ। आईजी पंजाब पुलिस का एतराफ। वजीर आजम की मजम्मत। वजीर आजम कुछ करके दिखाएं। बिजली गिरा कीमत, गैस गायब, सब्जी आसमान पर, पेट्रोल आग भरा। करोड़ों गरीब पाकिस्तानी महंगाई से तंग आकर इज्तिमाई खुदकुशी कर लें? वजीर आजम बताएं। तालिबान के साथ अगर अब मुज़ाकरात की बात चली तो अमेरिका ड्रोन हमला नहीं करेगा। हाय उस सूद पशेमा का पशेमा होना। जनरल अशफाक परवेज कियानी तवील तरीन मगर आईनी मुद्दत पूरी करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा छोड़कर जा रहे हैं। तारीख याद रखेगी। अलविदा जनरल कियानी। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए फौजी क़यादत को एतराज नहीं। अदालत पहले ही उन्हें आयन शिकन और गद्दार करार दे चुकी है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ को जाती तौर पर तो मुआफ कर चुके हैं, लेकिन परवेज मुशर्रफ का जुर्म किसी फर्द के खिलाफ नहीं था, बल्कि पूरी कौम उन्होंने 9 साल तक यरगमाल बनाए रखी। वो दस्तूर के मुजरिम हैं, इसलिए उनके खिलाफ कानून अगर हरकत में आता है तो वो रुकावट नहीं बनेंगे। किस्सा मुख्तसर, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हुकूमत मुद्दई बन चुकी है। अदालत का वजूद तश्कील पा चुका है। अदलिया और हुकूमत, तमाम सियासी जमातें सब के सब मुत्तफिक भी और हम आहंग भी कि परवेज मुशर्रफ को उनके किए की सजा दी जाए। ये अजीब बात थी कि परवेज मुशर्रफ का जुर्म पहले नवाज शरीफ और उनके वजीरों और मुशीरों को भूला हुआ था, बल्कि नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी परवेज मुशर्रफ के जिक्र पर किस्याने होकर आंखें चुरा लिया करते थे। और अब हुकूमत की फुर्तियां और आनियां जानियां देखने वाली हैं। पिछले 2 दिनों में गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए खुसूसी अदालत की तश्कील में जो तेजी दिखाई गई, इसने हैरान कर दिया है। दस्तूर शिकनी पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म है, इसकी सजा भी मिलनी चाहिए, मगर इंसाफ का अमल शफाफ होना जरूरी है, वरना जमहूरियत पर और इंसाफ के लिए हर्फ नदामत लिखा जाएगा। हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जो अदालत बनाई है, इस अदालत से शायद इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे और ना ही परवेज मुशर्रफ के साथ होने वाले इंसाफ को इंसाफ कहा जाएगा। इस अदालत के सरबराह फैसल अरब को 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी और जारी होने वाले अबूरी आईनी फरमान यानी कि पीसीओ के तहत अदलिया से निकाला गया था, जबकि इसी रोज अदलिया से अलग किए जाने वाले जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे के बरादर निस्बती और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस यावर अली खान को इस अदालत का हिस्सा बनाया गया है। हुकूमत को 5 में से 3 जजों को अदालत के लिए मुंतखब करना था, मगर मज़कूरा 2 जजों को शामिल करके अदालत की हैसियत और गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिए गए हैं। हुकूमत को अपने इस फैसले पर गौर करना होगा, इसके दामन पर मुशर्रफ दुश्मनी का दाग ना लगे और अदालत के फैसलों पर भी कोई हरफ मलामत ना आए। परवेज मुशर्रफ साहब के वकील पहली तारीख पर ही अदालत की तश्कील पर सवाल उठाएंगे, तब क्या होगा? क्या जज साहिबान फिर भी मुकदमा सुनने पर मुसिर रहेंगे? हो सकता है कि कानून में उनकी तरफ से मुकदमा सुनने में कोई कबाहत ना हो, मगर सियासत और अखलाक के तकाजे कुछ और हैं। क्या परवेज मुशर्रफ और इनके साथी इस अदालत और अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई से मुतमईन है? ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रहनुमा आसिया इसहाक हमारे साथ हैं, वाले से पूछेंगे। मगर अवाम की क्या राय है? क्या अवाम समझते हैं कि परवेज मुशर्रफ को सजा हो सकती है? देखिए अवाम क्या कहते हैं। जनरल है, रिटायर्ड जनरल, मरना किसी ने उसको सजा दे मिलनी चाहिए, लेकिन उम्मीद नहीं है हमें मिले इस हुकूमत से। इससे पहले बहुत से लोगों ने ये हरकतें की हैं, गुनाह किए हैं, अगर इसने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हमें नहीं लगता कि उन्हें कोई सजा मिल सकेगी। मुशर्रफ साहब को गद्दारी की सज़ा नहीं मिलेगी, किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। हिस्ट्री में भी देख लें, कोई भी ऐसा नहीं जिसको सजा मिली हो। बिल्कुल मिलनी चाहिए और जो उनकी साथ टीम थी उनको भी साथ जो है ट्रायल में क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। मिलेगी तो नहीं, लेकिन मिलनी चाहिए। शुरू में ये आए थे ना जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी और ये गार्ड ऑफ ऑनर दे के भेज दिया गया और ये सब कुछ, उसी वक्त ये लोहा गर्म था तो चोट मार लेते। अब इतना वक्त गुजारने के बाद अब रो रो के कोई नई चीज़ लाना, फिर कोई नई चीज़ लाना, तो ये तो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है ये, और कुछ भी नहीं है। बैतियत स्टूडेंट में ये फील करता हूँ कि मुशर्रफ के ऊपर ऐसा केस नहीं चलना चाहिए और उसको दोबारा सियासत में आके जैसे लोग पहले प्रोस्पेरस से आज से ज़्यादा, तो ये कंडीशन दोबारा मुल्क में वापस आनी चाहिए। मुकदमा असल में इन चोरों और डाकुओं के खिलाफ चलना चाहिए जिन्होंने गरीब आदमी के मुंह से रोटी का लुकमा तक भी छीन लिया है। बिल्कुल चलना चाहिए बेटा, इसलिए कि उसने मुल्क की मईशत को इतना पीछे कर दिया जिसकी कोई हद नहीं।
इसी हवाले से हम बात करते हैं। आसिया इसहाक साहिबा हमारे साथ हैं, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रहनुमा। आसिया इसहाक साहिबा, जो जज साहिबान बनाए गए हैं, अवाम की राय तो हमने देख ली, ज्यादातर का ख्याल है कि परवेज मुशर्रफ साहब को सजा हो ही नहीं सकती। बहरहाल अब मुकदमा चलना है, जो जजेस हैं, आपको इस बेंच पर इत्मीनान है, इंसाफ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा। मैं दो तीन बातें कुछ याद भी दिलाऊंगी और कुछ आगे भी बात करूंगी। अगर आपको याद हो तो जजेस ऑब्जेक्शन जो केस था और उसके बाद जो बेनज़ीर भुट्टो का केस था और फिर अकबर बुगटी का जो केस था, तो उसके अंदर एक जज साहब थे जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को जो बेसिक प्ली ली गई थी कोर्ट के अंदर, उसको एक तरफ करके परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया था। और जब उनके बारे में तमाम चीज़ें तमाम मीडिया पे आ गई, सोशल मीडिया पे आ गई और फिर हमने भी जब ओपन किया, लेकिन उस वक्त तक वो अपना काम उतार चुके थे। वो साहब वो थे जो मौलाना अब्दुल अजीज़ के वकील थे, जिन्होंने मौलाना अब्दुल अजीज़ को बेल कराई थी और फिर उन्होंने ही परवेज़ मुशर्रफ को जो है अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंदर कर दिया था। जो काम उन्होंने करना था वो तो उतार के चले गए। उसके बाद उनको जब ये पब्लिक के अंदर बात चली गई कि ये बायस्ड बंदा है, तब उन्होंने अपने आप को उस कोर्ट से अलहदा करने पे वो मजबूर हुए। आज भी ऐसी ही एक सूरत हाल है उसामा। आज भी जो है अफसोस इस बात का है कि कहते तो है वो कि बगल में छुरी होती है, मुंह पे राम राम होता करते हैं। ये गए सुप्रीम कोर्ट में उस आदमी के पास जिसके बारे में ये खुद कहते हैं कि वो विक्टिम था, यानी कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के पास गए और ये जो प्रोटोकॉल था ये पार्लियामेंट से पास करवाते उस रेजोल्यूशन को, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जाते, लेकिन उन्होंने तमाम इन चीज़ों को बाईपास किया। क्यों? इसलिए कि इनका विंडिक्टिव माइंडसेट हमेशा का है, कोई नई चीज़ नहीं है मियाँ साहब के लिए। मियाँ साहब ने तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनना था, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके, उनको ना पाकिस्तान से कोई लेना देना है। और ये तो इस बात से साबित है कि वो पाकिस्तान में ठहरते ही नहीं है। मैं तो हाथ बांध के इस्तदा करती हूँ कि खुदा का वास्ता पाकिस्तान का भी दौरा कर ले। जब ये समाप्त शुरू होगी, इसका मतलब है कि वकील ये इतराज उठाएंगे कि इसके जो सरबराह हैं बेंच के फैसला अरब, वो मुतासरा हैं 3 नवंबर 2007 के इक़दामात से, उन्हें जाना पड़ा था। देखिए उसामा, बिल्कुल ये हो सकता है और हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसके ऊपर सर जोड़ के बैठी हुई है। हम बिल्कुल इस बात का इरादा बना रहे हैं कि हम इसको फोरम पे उठाएंगे और हम एक प्रॉपर फोरम पे उठाएंगे। हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट का ही फोरम हो। तो ये बात कि आप ये साबित करें कि जी हम तो पर्सनली तो हमने माफ कर दिया है, लेकिन आप आईन के और जस्टिस के पेडिस्टल पे खड़े होके और जस्टिस की तौहीन करें, ये पाकिस्तान की कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं एक बात बता दूं, देखें ये बताइए अचानक क्या हुआ? इतने अरसे से हमने कोई पेशरफ नहीं देखी इस मुकदमे में, ये अचानक इतनी तेजी क्यों आई है? आपको क्या लगता है हुकूमत की नीयत क्या है? हुकूमत की नीयत तो बहुत वाज़ेह है उसामा। क्या आपको रावलपिंडी के वाक़े से ये पता नहीं चला कि हुकूमत की नीयत क्या है? क्या आपको ये नहीं अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, यानी कि जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं कराची में बैठी हूँ, इस वक्त अदरक 320 रुपए किलो है। इनके फरिश्तों को भी पता है कि किस हिसाब से चीजें चल रही हैं। रावलपिंडी उस वक्त खून में नहाया हुआ था और इनको 10 मुहर्रम को ये वाकया हुआ, 11 मुहर्रम को इंटीरियर मिनिस्टर इतने पैनिक अटैक मोड के अंदर आ गए कि उन्होंने बजाय इसके कि इस पर ताजियत करते, बजाय इसके कि वो उस पर कोई कमीशन बनाते रावलपिंडी पे, उन्होंने ठग करके फौरन ये जब इनकी नाअहली होती है तब ये परवेज मुशर्रफ की मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। इनको सिर्फ एक परवेज मुशर्रफ मिला है कि जिसके पीछे ये अपने ही तमाम नाअहली को छुपा लें, लेकिन ये मीडिया को डाइवर्ट कर सकते हैं, ये अवाम को 1 मिनट के लिए भी डाइवर्ट नहीं कर सकते। आज पिंडी में जाकर देखें, आसिफ साहब आखिरी सवाल, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब के खिलाफ ठोस सबूत हैं, शवाहिद पहले से मौजूद है, गवाहियां पहले से मौजूद हैं, बड़ी जल्दी सजा हो सकती है, आप क्या कहती हैं? ये तो खुद अपने आप के अंदर जवाब है कि ये माइंड मेकअप करके बैठे हुए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस चीज़ का नोटिस ले कि मुनीर मलिक के जो बयान है, इसलिए कि देखें इन्होंने कहा कि FIA की पूरी तहकीक मुकम्मल है। FIA ने ना परवेज मुशर्रफ को क्वेश्चन किया, FIA का ना एक्सेस हुआ आर्मी के रिकॉर्ड्स के। तो ये मुझे बता दिया जाए कि कहाँ से FIA की तहकीकात मुकम्मल है। और अगर एक नामुकम्मल चालान पे जिसके ऊपर किसी किस्म का जो एक्यूज है आपने उससे भी बात नहीं करी है और आप उसको मुजरिम ठहरा रहे हैं, ये तो फिर अटॉर्नी जनरल खुद आईन पाकिस्तान की तौहीन के मुर्तकिब है।
4 केसेस में उनकी जमानत हो चुकी। अब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने की दरखास्त 22 नवंबर को उसकी समाअत होनी है। आप समझती हैं कि अगर उसमें से नाम खारिज कर दिया जाए तो फिर परवेज मुशर्रफ साहब बाहर जा सकते हैं अपनी वालिदा के पास, इससे पहले कि गद्दारी का मुकदमा चले? उसामा, मैं आपके शो पर भी बैठ के और तमाम टेलीविजन मीडिया के शोज पे बैठ के मैं बड़े वाज़ेह लफ्जों में फिर ये बात कह रही हूँ और आज फिर ये बात कह रही हूँ, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। वो वाहिद लीडर है पाकिस्तान की तारीख का जो खुद पाकिस्तान वापस आया है अपने खिलाफ बनाए गए और बनने वाले तमाम केसेस को फेस करने का। एक शख्स जो कि खुद वापस आया है कि हाँ जो मेरे खिलाफ जो केसेस है मैं उसको सामना करने को तैयार हूँ, आप उसके बारे में ये सोचते हैं कि वो भाग जाएगा? बहुत अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान के सियासतदानों ने और बहुत अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान के सूडो इंटेलेक्चुअल्स ने परवेज मुशर्रफ को। बहुत बहुत शुक्रिया आसा इसाक साहब, मुस्लिम लीग की रहनुमा हमारे साथ ही। वो कहती हैं कि बदला लिया जा रहा है परवेज मुशर्रफ से। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जो नीयत है उस पर उन्हें शक है और वो समझते हैं जो बेंच बनाया गया है ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। रावलपिंडी का सान्या पुलिस की मुजरिमाना गफलत की वजह से हुआ। आईजी पंजाब पुलिस का एतराफ, वजीर आजम की मजम्मत, वजीर आजम कुछ करके दिखाएं। बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा गया है कि रावलपिंडी में 10 मुहर्रम की शाम शिया और सुन्नी मसालिक से ताल्लुक रखने वाले 2 गिरोहों में तसादुम के वाक़े की तहकीकात अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन बाज इंटेलिजेंस इदारे इस वाक़े में सरकारी इदारों के बाज एहलकारों के मुलव्वस होने को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे रहे। बाज सरकारी ज़राए का कहना है कि इस बारे में रावलपिंडी के आला इंतजामी एहलकार और सियासी क़यादत, जिनमें वज़ीर आला और बाज वज़रा भी शामिल हैं, शदीद तशवीश का शिकार हैं कि इस वाक़े में बाज पुलिस एहलकार भी मुलव्वस हो सकते हैं जो सरकारी फ़राइज़ की अदायगी के बजाय अपने मसलकी मफादात के तहत तशद्दुद को बढ़ावा देते रहे। पाकिस्तान में फ़िरक़ावारियत का जहर सरकारी और रियासती इदारों में सराहियत कर जाने के खदशात तवील अरसे से जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन यह गालिबन पहला मौका है कि बड़े पैमाने पर होने वाले फ़िरक़ावाराना झगड़े में इस रियासती मशीनरी के बाज़ पुरजों के मुलव्वस होने के बाज़ शवाहिद सामने आए हैं। एक सीनियर सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक ऐन जुम्मे की नमाज के वक्त शिया जुलूस का एक खास मस्जिद के सामने से गुजरना, फायरिंग में सरकारी असलहे का इस्तेमाल, आतिशजनी के लिए वाफिर मिक़दार में पेट्रोल की दस्तयाबी, फायर ब्रिगेड और मजीद नफरी के आमद के मुमकिना रास्तों की बंदिश और नजर आतिश होने वाली मदीना मार्केट का गेट खोल देना ऐसे वाकयात हैं जिनसे सरफ नजर करना मुमकिन नहीं। जुम्मे के रोज रावलपिंडी के जिस मकाम पर तशद्दुद का वाकया पेश आया वो रिवायती तौर पर फ़िरक़ावाराना कशीदगी के लिहाज से फ्लैश पॉइंट माना जाता है। यहाँ कायम मस्जिद सुन्नी शिद्दत पसंद ग्रुप अहले सुन्नत वल जमात का मरकज है और हर साल मुहर्रम के मौके पर इस मस्जिद के गिर्द खुसूसी हिफाजती इंतजाम किए जाते हैं। इस बार फर्क यह था कि जुम्मे का दिन था और मस्जिद में नमाज जुम्मा की तैयारी की जा रही थी। मकामी इंतजामिया इस हकीकत से बखूबी आगाह थी कि जुम्मे की मुनासबत से ये जुलूस ऐसे वक्त में इस मस्जिद के करीब से गुजरना चाहिए जब नमाज जुम्मा की अदायगी में रखना ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजीद ये कि जुलूस के करीब पहुंचने के बावजूद पुलिस एहलकारों ने SOP यानी रिवायती हिफाजती इंतजाम के पेश नजर मस्जिद का लाउड स्पीकर भी बंद नहीं करवाया। ये लाउड स्पीकर ही बाद में पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाकयात का मुहर्रिक बना। रावलपिंडी पुलिस के बाज एहलकारों ने जान बचाने के लिए इसी मस्जिद में पनाह क्यों ली जो हमले में सबसे ज्यादा जद में थी। शरपसंदों के हाथों अपनी बंदूकें खोने वाले 5 एहलकार तो मौके से फरार हो गए, लेकिन वो एहलकार कहां गए जिनके पास आंसू गैस के गोलों का जखीरा था। तशद्दुद शुरू होने के इब्तिदाई 1 घंटे में पुलिस की मुदाखलत नजर क्यों नहीं आई? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अदालती तहकीकात में तलाश किए जा सकते हैं, लेकिन फ़िरक़ावारियत पाकिस्तानी रियासती इदारों में किस हद तक जड़ें पकड़ चुकी है, इस सवाल का जवाब तलाश करने और इसे तस्लीम करने में शायद अभी वक्त दरकार है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के सामने आईजी पंजाब पुलिस ने अपने महकमे के अफसरों की मुजरिमाना गफलत का एतराफ किया और वज़ीर आज़म इस अहम और आला सतही इजलास में रिवायत निभाते हुए मजम्मत से काम लेते रहे और वॉल चॉकिंग, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। हालांकि ये दोनों चीजें पहले से ही कानून जुर्म है और असल जुर्म इस कानून पर अमल ना करवाना है और बड़ी लाकानूनियत वही है जिसकी निशानदेही बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में की है कि दरअसल इस कानून पर अमल इस फ़िरक़ावाराना जहर ने नहीं होने दिया जो रियासती मशीनरी के अंदर सरायत कर चुका है। हुकूमत को अब बोगस तफ्तीशों, जुडिशल इंक्वायरियों के ड्रामे, महकमाना कार्रवाइयों की रंगबाजी और इंजबाती कार्रवाइयों की माजून बेचना बंद करके गुनाहगारों को सजा देना होगी, वरना यही कुछ होता रहेगा। इस अलमनाक इंकशाफ पर बात होगी पाकिस्तान के मारूफ कॉलम निगार और सीनियर ब्यूरोक्रेट जनाब औरिया मकबूल जान से। औरिया साहब, ये जो वाकया है, क्या पुलिस भी फ़िरक़ावारियत में मुलव्वस है, उसको बढ़ावा देती रही, कुछ एहलकार इसमें शामिल थे?
देखिए, हमारी पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी, खा वो पुलिस हो, खा वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हो या कोई और हो, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के गिरोहबंदियाँ जो हैं बहुत अरसे से बन चुकी हुई हैं। एक तो ये पोलिटिसाइज हो गई हुई है। आप लोगों की पोस्टिंग से पहचान सकते हैं कि कौन नून लीग का अफसर है और कौन पीपल्स पार्टी का अफसर है, कौन MQM का अफसर है और कौन जमीयत उलमा इस्लाम का अफसर है। ये बड़े अवादे तौर पे आप उनकी 8-10 साल की पोस्टिंग देख लें, आपको पता चल जाएगा कौन किसका वफादार। इसी तरह दूसरी बात यह है कि चूंकि फिरका वारियत जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी है, और हुआ यह है कि उसके नतीजे में लोगों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू किया हुआ है, और उसमें सबसे बड़ा निशाना जो था, या डॉक्टर बनते रहे हैं या सरकारी अफसर बनते रहे हैं या ऐसा बंदा जो वादे तौर पे पहचाना जाता था। तो इसीलिए इनके अंदर भी एक खास स्ट्रीक आ गई है जो कि फिरका वारियत की, और वो बड़ी वाजे आ गई हुई है और वो पहचाने जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप्स के अंदर प्रमोशंस में एक दूसरे का साथ देते हैं, और इसको बहुत पहले चेक हो जाना चाहिए था। ये बताइए, जो फिरका वारियत का जहर है हमारे रियासती इदारों में किस हद तक सराहियत कर चुका है? देखिए, रियासत में फिरका वारियत का मामला ये है कि मैंने बहुत पहले अर्ज किया था कि आज से तकरीबन 30 साल पहले ये मेहनत बड़ी लंबी चौड़ी है कि आपने किताबें लिखी, मेहनत की, लोगों ने, हर फिरके ने कि काम हो, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पे मेहनत की उन लोगों ने, और उन्होंने किताबें लिखी, फिर उन्होंने उसके ऊपर तकरीरें की। लेकिन वो तकरीरें महदूद थी एक खास लेवल तक। मतलब आप अपने इमाम बारगाह में तकरीर करते थे, अपने बंदे सुनते थे, वो अपनी मस्जिद में करता था, उसके बंदे सुनते थे। हाँ, ये था कि कहते थे कि फलां ये कहता है हमारे खिलाफ, फलां ये कहता है। लेकिन उसके बाद सबसे पहले जैसे अताउल्लाह ईसा खेलवी मशहूर हुआ है, इसी तरह ये उलमा जो हैं ये उनकी ऑडियो कैसेटें मार्केट में आनी शुरू हुई है। ऑडियो कैसेटें जब आई हैं तो फिर उसके बाद वीडियो कैसेटें आई हैं, वीडियो कैसेट के बाद ये CD और DVD बनी है। अच्छा, यहाँ तक तो मसला खत्म था कि चलो ठीक है, आप बाजार जाएंगे, CD खरीदेंगे, दुकान है, दुकान को, लेकिन वो सारी की सारी DVD और CDs जो हैं वो अपना इंटरनेट पे चली गई। अब आप मोबाइल खोलते हैं, आपको किसी से लड़ाई हो रही है, आप कहते हैं तुम्हारा मौलवी ये कहता है हमारे खिलाफ, फिर दूसरा मोबाइल खोलते हैं, तुम्हारा मौलवी ये कहता है। यानी एक्सेस इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है और इसका रास्ता और कोई नहीं है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान में इसको नहीं संभाल सकती। आपकी 4-5 लाख पुलिस है, 4-5 लाख बाकी लोग हैं, और ये कतन नहीं हो सकता। आपको इन उलमा को खुद बैठना पड़ेगा और इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये हमारे साथ नहीं है। इनको वो सारी CDs खुद जलानी पड़ेंगी कि जिस तरह वो CD जलती हैं। लेकिन जब औलिया साहब ये कहा जा रहा है कि पुलिस अफसरान की मुजरमाना गफलत थी, तो इनको सजा क्यों नहीं होती? OSD बना देना क्या सजा है? आज तक हम तलाश करते रहे, हम नहीं देखा किसी को सजा हुई हो। ये बोगस तफ्तीशें, जुडिशल इंक्वायरियां, ये किस काम की? फिर देखिए, एक लफ्ज है हमने इजाद कर लिया है तमाम सरकारी अफसरों ने, वो कहते हैं गुड फेथ। हमने ये गुड फेथ में किया है, और उस गुड फेथ की छतरी के अंदर सारे बचते चले आ रहे हैं। और बचाता कौन है? उनके पॉलिटिकल बॉसेस। वो कहते हैं ये मेरा बंदा है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा, तुम थोड़ी देर के लिए OSD हो जाओ यार, इस वक्त लोगों की नजरें हैं, मीडिया है, तुमसे पूछते हैं, 1-2 साल के बाद तुम्हें फिर कहीं पोस्ट कर देंगे। ये हमने किसी सरकारी अफसर को आज तक अंजाम तक नहीं पहुंचाया। जब तक हम अंजाम पे नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हम उनको लोगों के लिए इबरत का निशाना नहीं बनाएंगे, उन लोगों को जिन्होंने कोई इस मसले में किसी किस्म की रिलैक्सेशन की, उस वक्त तक हम मामला को ठीक नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। और अमन साहब, सीनियर ब्यूरोक्रेट दानिश पर कॉलम निगार हमारे साथ थे, और उनका कहना है कि काफ़ी अरसे से ये नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और रियासती इदारे भी इससे महफूज नहीं है। मगर असल सवाल ये भी है कि सजा क्यों नहीं दी जाती जब लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल जो है गैर कानूनी है, नफरत फैलाना लिटरेचर जो है वो भी गैर कानूनी है। जो लोग ऐसा काम करते हैं उन्हें सजा भी देनी चाहिए। फिर ऐसे वाकयात रुकेंगे। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। कौम का खजाना कर्जों की शक्ल में हड़प करने वालों पर हाथ कौन डाले? हमाम में सारे नंगे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहां तक सर पटकेगी? कौम के नुमाइंदे, समाजी भलाई के दावेदार, हमारे लीडरों के प्यारे, राज दुलारे, हुक्मरानों, सियासतदानों के रिश्तेदार, यार दोस्त, हम प्याला हम नवाला कर्ज मुआफी के नाम पर कौम के अरबों रुपए डिकार चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि इन लीडरों पर अब तक कोई हाथ नहीं डाल सका, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। मुल्क की छोटी बड़ी सभी सियासी जमातों ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं, बल्कि यूं कहिए कि स्नान किया है।
कोई सियासी जमात ये दावा नहीं कर सकती कि कर्ज मुआफी के नाम पर कौमी दौलत लूटने वाले इसके हमनशी नहीं है। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट उम्मीद की किरण है जो अवाम के खून पसीने की कमाई मुल्की खजाने में वापस लाने के लिए कोशा है। चीफ जस्टिस पुरअज़्म है कि कर्जा मुआफी के नाम पर जो डाका डाला गया इसे बेनकाब करके रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की काविशों का समर था कि जस्टिस रिटायर्ड जमशेद अली खान की सरबराही में कर्जा मुआफी कमीशन बनाया गया। इस कमीशन की शबाना रोज की मेहनत की बदौलत 1971 से 2009 तक मुआफ किए गए कर्जों की तफसीलात पहली बार अवाम के सामने आई। जमशेद अली कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 38 सालों में 84 अरब 62 करोड़ रुपए के कर्जे मुआफ हुए। 1971 से 1991 तक 2 अरब 38 करोड़ रुपए के कर्जे मुआफ किए गए, जबकि 1992 से 2009 तक 84 अरब 62 करोड़ रुपए के कर्जे मुआफ किए गए। कर्ज मुआफी की इस दलाली में किस किस का मुंह काला है, फहरिस्त इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सितम ज़रीफी यह है कि सब के सब आजाद हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, जिन पर हाथ डालने की किसी को जरूरत नहीं। अगर यही काम गरीब करे तो इसके खून के आखिरी कतरे को निचोड़ कर वसूली कर ली जाती है। सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट की यह कोशिश रंग लाएगी? कर्ज मुआफ करने वालों से लूटी दौलत वापस निकलवाई जा सकेगी? इस पर बात होगी। ब्रिगेडियर फारूक हमीद हमारे साथ हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़ी क्लोजली मॉनिटर किया है सारा मामला, जब नैब में भी इस तरह के केसेस आते हैं, क्या रुकावट है? क्यों लोगों को आज तक सजा नहीं हो सकी? 40 साल पहले हो गए, 2009 से ये केस चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया उसामा। मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं कि जनाब इन लोगों को जो बड़े अरबों रुपए जिन्होंने ये अपने लोन राइट ऑफ किए और ये बैंकों के पैसे खा गए, इनको पकड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल इनको पकड़ा जा सकता है जनाब। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, आज भी आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख लें। हमारे दौर में नैब के पहले 4 साल में इन्होंने 145 अरब रुपए की कैश की रिकवरी की थी जो विलफुल लोन डिफॉल्टर्स थे। और जब शौकत अजीज साहब आए और मुशर्रफ साहब के दौर में फिर ये पॉलिसी चेंज हुई और ये कहा गया कि जब तक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नैब को रेफरेंस नहीं भेजेंगे उस वक्त तक नैब इन लोगों को इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। तो उसके बाद से फिर ये मामला स्लो डाउन हो गया और बाद में फिर और सर्कुलर जारी होती रहे, इंसेंटिव स्कीम आती रही और ये लोग पकड़े नहीं गए। कहने का मतलब ये है कि अगर पॉलिटिकल विल हो, अगर माजी में बड़े मगर बच्चों से ये पैसा रिकवर किया गया है, तो ये जो जस्टिस जमशेद वाला जो कमीशन है जो कह रहे हैं कि 87 बिलियन रुपीस पिछले 40 साल में अभी भी रिकवर नहीं हुए, जनाब ये रिकवर हो सकते हैं प्रोवाइडेड आप नैब को दोबारा फ्री हैंड दें, नैब को दोबारा पावर्स दें कि वो इनको केसेस को प्रोसेस करें और इन लोगों से ये पैसे रिकवर करें। मैं ये समझता हूँ कि देखिए बात यह है कि 2002 के इलेक्शन के बाद ये शौकत अजीज साहब के आने के बाद जो उन्होंने पॉलिसी चेंज की उसका बड़ा नुकसान हुआ और नैब को एक किस्म का पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से रोक दिया गया। अभी भी आप देखें जनाब, इस 2013 में यही नैब का दायरा है जब हुकूमत ने इसको टास्क किया कि आप वपडा के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के डिफॉल्टर्स हैं उनसे आप पैसे रिकवर करें। तो मैं आज आपको आपके चैनल पे बता रहा हूँ, शायद लोगों को मालूम नहीं है कि पिछले 6 महीने में इसी नैब ने इस बुरी हालत में 5 अरब रुपए रिकवर किए इलेक्ट्रिसिटी लोन डिफॉल्टर से। लेकिन अफसोस की बात, यानी ये पैसे रिकवर हो सकते हैं अगर नैब को टास्क दिया जाए। तो फिर क्या हुकूमत इस वजह नहीं करती कि उसके साथ भी ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने कर्जे माफ कराए होंगे? आपके ख्याल में ये वजह है कि टास्क ही नहीं दिया जाता और अब तो ये 87 अरब रुपया, सैकड़ों अरब रुपया हो चुका होगा अब तक? जनाब वजह यह है कि क्योंकि इतनी पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जब नैब लोगों को पकड़ने जाती है और काम शुरू करती है तो उनको बाद में रोक दिया जाता है। अब ये वापटा की बिल के जो केस है उसमें भी नैब को रोक दिया गया है और हालांकि मैं समझता हूं हम बड़ी रिकवरी कर सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपने जो लोगों की तस्वीरें दिखाई हैं ये वो बड़े सियासतदान, फ्यूडल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके नाम इस जस्टिस जमशेद कमीशन में हैं, उन्होंने 740 केसेस को एग्जामिन किया और फिर काफी लोगों के नाम बताए कि इतने अरबों रुपए, इतने करोड़ रुपए अभी भी इन्होंने राइट ऑफ कराए हैं या ये पैसे वापस नहीं कर रहे। मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये फिर कर्जे माफ किस तरह हो जाते हैं, किस तरह ये सब कर्जे माफ होते रहे? गरीब आदमी तो चंद 100 रुपया ले ले, चंद 1000 रुपए ले ले, उसका तो खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया जाता है जब तक पैसे वापसी नहीं हो जाती। तो इन लोगों के किस तरह से माफ होते रहे 40 सालों? देखिए उसामा, ये लोन का राइट ऑफ कराना और विदाउट कलेक्ट्रल, विदाउट सिक्योरिटी लोन लेना बैंक फ्रॉड में और ये व्हाइट कॉलर क्राइम में शामिल होता है।
और बड़ी सफाई के साथ ये सियासतदान, ये इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े लोग जो है ये काम करते हैं। इसमें बैंक के जो ऑफिशियल हैं वो भी मुलव्वस होते हैं। और जनाब इस जल अपना ये जस्टिस जमशेद की रिपोर्ट में क्लियरली कहा गया है कि इन तमाम लोगों ने जिन्होंने कर्जे हड़प किए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन बैंकर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो जिनकी मिली भगत से ये लोन जो दिए गए हैं। देखें, अगर विल हो, पॉलिटिकल विल और डिटर्मिनेशन हो, बैंक ऑफ पंजाब के चेयरमैन हमेश बैंक को अमेरिका से लाया गया और आज भी वो जेल में है। और 9 अरब का जो लोन का फ्रॉड बैंक ऑफ पंजाब में हुआ था, यही नैब ने वो तमाम मामला को ठीक किया। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में केस चलने, लोगों को पकड़ा और उनकी तमाम प्रॉपर्टीज पकड़ी हैं, कितना कैश रिकवर किया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब ये काम स्टेट बैंक अगर करेगी या बैंकिंग कोर्ट करेंगे तो मिली भगत मुफ्त का यही काम होगा। आप नैब का इदारा मौजूद है, बड़ा सख्त कानून मौजूद है। जो एक कानून में अमेंडमेंट कर दी थी नैब के कानून में सेक्शन 31D कि जी आप इन केसेस को नहीं डील कर सकते जब तक स्टेट बैंक के गवर्नर रेफरेंस ना भेजें, उस चीज को खत्म किया जाए और नैब को टास्क किया जाए। नैब डिलीवर कर सकती है। माजी में उन्होंने 145 अरब रुपए के कर्जे रिकवर किए हैं, 70 अरब रुपए के कर्जे उन्होंने रीशेड्यूल कराए हैं। मैं समझता हूँ अगर माजी में नैब कर सकता है, अभी नैब क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ अब भी नैब ये कर सकता है, सियासी मुदाखलत ना की जाए, नैब को इख्तियारात दिए जाएं, इन लोगों की खून पसीने की कमाई जो है ये वापस आ सकती है। अरबों रुपए जो माफ कराए गए वापस आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं माजरत चाहता हूं, मेरे पास वक्त कम है, देखते हैं कि पैसे वापस आते हैं या नहीं, क्योंकि इसी तरह से कर्जे मुआफ कराए जाते हैं और उसका बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है और इसी तरह से महंगाई बढ़ती चली जाती है। कराची वाले खबरदार होशियार हो जाएं, क्योंकि उन पर बिजली की कीमत की शक्ल सितम ढाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। खबर यह है कि KESC ने बिजली कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया है। 200 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 3 रुपए 98 पैसे का इजाफा होगा। 301 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली 3 रुपए 67 पैसे महंगी होगी, जबकि 700 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले फी यूनिट 2 रुपए 93 पैसे इजाफे से बिल भरेंगे और हुकूमत को दुआएं देंगे। दूसरी तरफ माशाल्लाह से ज़रई मुल्क में सब्जियों की कीमतें बेकाबू हो रही हैं। पहले टमाटर का रोना था, अब पूरा मुल्क आलू का भालू बना हुआ है। टमाटर 200 रुपए को छूकर 120 रुपए पर आए हैं, तो अब आलू सेंचुरी बनाकर गरीबों का दिल जला रहा है। अदरक 280 से 320 रुपए किलो तक बिक रहा है। शलजम, बैंगन, गोभी, पालक कौन सी सब्जी है जो सस्ती है? हंडिया की लाजमी सौगात हरा धनिया जो कभी मुफ्त मिला करता था, अब 10 रुपए में चंद पत्ते मिल रहे हैं। पेट्रोल ने अलग आग लगाई हुई है, बिजली के झटके अलहदा दम निकाल रहे हैं। बीमारियां और बीमारों की मसीहाई ये है कि अद्वियात की कीमतों में 18% इजाफे की खबरें हैं। 6-7 हजार कमाने वाले गरीब की सौख्ता जान है और दूसरी तरफ बिजली, पानी, गैस का बिल है। 2 वक्त पेट भरने की फिक्र है। 6-7 हजार में गुजारा कैसे हो रहा है खुदा ही जाने। ये बात जाती उम्रा के मोहल्लात में रहने वाले क्या जाने। उनकी तरफ से ऐसे ही मशवरे सामने आ सकते हैं कि टमाटर महंगे हैं तो खाने छोड़ दें, बिजली महंगी है तो इस्तेमाल कम कर दें, बच्चों को खाना नहीं खिला सकते तो इन्हें यतीम खाने छोड़ दें। सवाल यह है अवाम क्या खाना छोड़ेंगे? वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सीधे सीधे अवाम को यह क्यों नहीं कह देते कि वो जीना ही छोड़ दें? क्या हुकूमत के पास अवाम के दुखों का मदावा है भी या नहीं? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब इब्राहिम मुगल। इब्राहिम मुगल साहब, हर तरफ महंगाई का शोर होता है, लेकिन एक ज़रई मुल्क है, बाकी चीजों को छोड़ें, ये सब्जियां क्यों इतनी महंगी होती चली जा रही, कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? सामा साहब, असल में मसला ये है कि वो होर्डिंग करने वाले, वो ज़ख़ीरा अंदोज, वो मिडल मैन, वो दरमियान में फड़िए आड़ती वगैरह जो है, वो चोरों का एक टोला इकट्ठा हो गया है। सरपरस्ती उसको पंजाब के वज़ीर खुराक काफ़ी हद तक कर रहे हैं, जिस वजह से ये मसला बना है। आप हैरान होंगे, ये 21 रुपए किलो चलने वाली अरवी कसूर से लाहौर में 72-73 रुपए किलो बिक रही है। ये 20 रुपए चलने वाली मिर्च 60 रुपए किलो तक नहीं मिल रही। ये 8 रुपए किलो चलने वाला किसान से धनिया लाहौर में 70 से 72 रुपए किलो बिक रहा है। इसे शलजम कहते हैं, 7-8 रुपए किलो चलता है, 28 से 30 रुपए में नहीं मिल रहा। ये अदरक है, ये 70 रुपए में ले रहे हैं। मगरमच्छ, जो सब्जी मंडी के सदर हैं साहब का कह रहे थे, उन मगरमच्छों को पकड़ो, ये 70 रुपए का आ रहा है, 238 रुपए का किलो बिक रहा है। इसे आलू कहते हैं। पाकिस्तान में 37 लाख टन होता है, 20 लाख टन की है। किसान 12-13 रुपए में बेचता है, आज 90 रुपए में भी नहीं मिल रहा। इसे टमाटर कहते हैं। बदीन ठट्ठा में भी होता है, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में भी होता है।
किसान का जब आता है 17-18 रुपए किलो नहीं बिकता, 85 रुपए धड़ी। आज ये बाजार में 120 रुपए नहीं मिल रहा। इसे बैंगन कहते हैं। बैंगन किसान 9-10 रुपए किलो बेचता है, बाजार में 52 रुपए किलो बिक रहा है। इसे गाजर कहते हैं। ये किसान 35 रुपए की धड़ी 7 रुपए किलो बेच रहा है। लाहौर में 24 से लेकर 31 रुपए किलो तक बिक रहा है। भाई गवर्नेंस नहीं है। आज तो वजीर आला पंजाब ने भी कह दिया कि मैनेजमेंट ने असल बेड़ा गर्क किया है। भाई मैनेजमेंट बेड़ा गर्क कर, जब लोड शेडिंग थी वजीर आला साहब आप मीनारे पाकिस्तान जाके बैठ जाते थे। कौम का जज्बा आपके साथ था। काश किसी दिन किसी सब्जी मंडी जाके बैठ जाते कि मैं मुनाफा खोर को 10 या 20% से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाने दूंगा। 200% मुनाफा कमाया जाएगा, कोई उन पे हाथ नहीं डालेगा। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का कभी नजर ही नहीं आया, पता नहीं कोई है भी कि नहीं। मिनिस्टर फूड कहते हैं ये टमाटर ना खाओ। और नादान भाई मेरे, तू 20 करोड़ आवाम को कह रहा है ये टमाटर ना खाओ, महंगे हैं। तू 20 करोड़ की रोजी के आगे जो पड़ा है तो तू अकेला जान छोड़ दे ताकि ये वापस 20-30 रुपए किलो पे आ जाए। फिर हमारे कैसर शेख साहब के MNA हैं, वो कहते हैं, मैंने उन्हें कहा कैसर शेख साहब मोहतरम 30 रुपए किलो किसान ने गंदम बेची है, आटा 50 रुपए में नहीं मिल रहा। 1 किलो से 16 रोटियां बनाता है तंदूर वाला, वो उसे 2.5-3 रुपए की पड़ती है, 6 रुपए की बेचता है। गोया 50 रुपए का किलो आटा और 96 रुपए की उसकी 16 रोटियां बिक जाती हैं। तो यह रोटी, इसे रोटी कहते हैं। ये कभी मिला करती थी गरीब आदमी को भी। और कैसर शेख साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया आगे से, मुगल साहब ये ठीक है कि गंदम 30 रुपए में ली है, ये भी ठीक है कि पंजाब हुकूमत के पास 65 से 70 या पाकिस्तान हुकूमत के पास 65 से 70 लाख टन पड़ी हुई है जो हमारे 8-7 महीने के खाने के लिए काफी है। नई फसल 4 महीने बाद आ रही है। कहने लगे लेकिन हम आटा सस्ता इसलिए नहीं करते कि कहीं अफगानिस्तान स्मगलिंग ना हो जाए। अंदाजा करें इन मैनेजर्स का। मुझे बताएं इस तरह की स्कीमें नाकाम क्यों होती हैं? पहले सस्ती रोटी स्कीम की कोशिश की गई, कोई खास कामयाबी ना मिल सकी। अब ये सस्ते जो बाजार लगाए जा रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन कहा जा रहा, शुरू हो जाएंगे, इनसे भी फायदा क्यों नहीं होता? भाई सस्ता बाजार दिखावे की चीज है। मुझे एक जवाब दे दें, अल्लाह करे वजीर आला साहब तक ये सवाल पहुंचे। जब वजीर आला पंजाब, मैं उनका शक नहीं करता, लिल्ला मैं कहता हूँ 100% ईमानदारी से कहता हूँ, मैं सियासी लोगों को ज्यादा पसंद करता हूँ दूसरों लोगों की निस्बत। जब वजीर आला पंजाब मेट्रो बस पे सफर करता है और दिखाता है फोटो खींचो तुम्हारा वजीर आला मेट्रो बस पे सफर कर रहा है, तो वजीर आला साहब लाहौर में तकरीबन 9000 के करीब सबल प्लेट वाली गाड़ियां हैं। पाकिस्तान में तकरीबन ये कहते हैं 2 से 3 लाख के करीब है। तो कभी बाबुओं के लिए आपने हुक्म किया कि सेक्रेटेरिएट भी मेट्रो जाती है, उसके पहले भी खड़ी होती है? कितने बाबुओं ने आपकी कारें, मेरे खून से आपके टैक्स से सामा साहब चलने वाली ये सबल प्लेट वाली कारें कितने बाबुओं ने छोड़ी? जो 23 लाख की कार सुबह बाबू को लेती है, सारा दिन बेगम को घुमाती है, शाम को बाबू को घर ले आती है, सारी रात बच्चों को घुमाती है। टैक्स पेयर क्या करेगा? गरीब का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये खबर बड़ी अहम। लोगों ने क्या किया? जलजिला आया है जी कोयटा में, जलजिला आया है बलोचिस्तान में, ज़कात के, खैरात के, सदके के, उशर के पैसे दे दिए अपने जलजिला ज़दगान के लिए। बाबू क्या कर रहा है जिसको मैं कहता हूँ कंट्रोल ये हुकूमत नहीं कर सकी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबू ने क्या किया? पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने पाबंदी के बावजूद बलोचिस्तान के लिए जो अमदाद इकट्ठी हुई उसमें से 76 लाख रुपए की गाड़ियां खरीदनी। एक 2700 सीसी जीप, 1100 सीसी नई कार इजाजत दे दी है सेक्रेटरी खजाना और चीफ सेक्रेटरी ने। ये तो चले कुछ मामला हो गए ना, सब्जी महंगी है, लेकिन कहा यह जाता है कि पेट्रोल महंगा हुआ तो बिजली महंगी होगी। अब KEC ने भी बिजली महंगी करने का ऐलान कर दिया है। अवाम कहाँ जाएं? क्या ये बिजली पेट्रोल महंगा होने से भी ये सारे मामला बिगड़ रहे हैं? हल क्या है? क्या करें लोग? भाई भोले बादशाह है, बिलाल यासीन से कह दिया साहब ने कि टमाटर ना खाओ। कैसर शेख साहब MNA है, फाइनेंस कमेटी के मेंबर हो, कहते हैं रोटी ना खाओ। इसाक डालर साहब कहते हैं डॉलर के करीब IMF की मानेंगे। बिजली को क्यों इस्तेमाल करते हैं? मरते हैं तो मरे। और ये बाबू जो मतलब ज़कात के पैसों की भी गाड़ी पंजाब गवर्नमेंट की मरकजी हुकूमत की पाबंदियों के बावजूद भी याशी नहीं छोड़ रहा, मेट्रो बस पर सफर करना पसंद नहीं करता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनी तौहीन समझता है। तो लोग आप और मैं साइकिलों पे जाए,
पैदल जाए, मर जाए, रह जाए, लुट जाए, गर्क हो जाए, उनको परवाह। 5 साल आएंगे, शेर पे 4 मोहर लगाओ। यही शेर आज खा रहा है कौम को। ये शेर मेरी रोटी खा गया, ये शेर मेरी सब्जी खा गया, ये शेर मेरी मुराद खा गया। ये शेर अब इन बाबुओं के आगे इस तरह लेटा है कि आपकी मैक्रो प्रोडक्शन मुल्क चलता है 20 से 30% कम हो गई है। अगले 6 महीने बाद तमाशा होने वाला है। माइक्रो इब्राहिम साहब, आपका तंज जज्बात अपनी जगह, लेकिन लोग खाना छोड़ दें, चलें एक वक्त की रोटी खाएं, एक वक्त की छोड़ दें, लेकिन जो मरीज हैं उनके लिए दवाइयां जरूरी है, वो नहीं छोड़ सकते। अब तो दवाइयां भी महंगी होने जा रही हैं, क्या होगा फिर? वो मर जाए। एक बंदा आया था शाहपुर कांजरा, लाहौर के करीब गांव है, वजीर आला के पास के मेरा कर्जा 10,000 रुपया दे नहीं दिया, उसने गले फंदा लगा लिया। आपके समा के लोग वहां गए थे, तो मैं भी उनके साथ गया था अफसोस करने के लिए, तो वजीर आला ने उसके लिए 3 लाख रुपया भेज दिया। गोया जिंदा को 10,000 नहीं देना, मुर्दा को 3 लाख दे देना। तो रास्ता तो आपको बताया जा रहा है, मौत को गले लगाओ, 3 लाख रुपया ले लो। मैं फिर भी कहता हूँ कि माइक्रो लेवल पे 200% कीमत का इजाफा रेट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज कर रही है। इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। कोई बंदा सीरियसली मुल्क के मसाइल हल करने के लिए कैपेसिटी इनमें कम है, वो कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है। मेरे पास आ जाए, मैं बगैर तनख्वाह के, बगैर गाड़ी के, बगैर दफ्तर के इनकी कैपेसिटी बिल्ड कर दूंगा। 6 महीने में इंकलाब ना आए, मुझे पूछ ले। देखते हैं हुकूमत आपसे राब्ता करती है। यानी बहुत शुक्रिया सीनियर इब्राहिम मुगल साहब हमारे साथ थे। उनका ये कहना है ये जो महंगाई हो रही है खास तौर से सब्जियों और खाने पीने की चीज़ों की, इसकी वजह इंतजामी गफलत है। अगर इंतजामी अमूर को बेहतर बनाया जाए तो कीमतें कंट्रोल हो सकती हैं। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। जनरल शफाक परवेज कियानी तवील तरीन मगर आईनी मुद्दत पूरी करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा छोड़कर जा रहे हैं। तारीख याद रखेगी। अलविदा जनरल कियानी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सरताज अजीज ने कहा है कि अमेरिका ने तालिबान के साथ पाकिस्तानी हुकूमत के मुज़ाकरात के दौरान ड्रोन हमले ना करने की यकीन दहानी करवाई है। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अमीर हकीमुल्लाह महसूद की ड्रोन हमले में हलाकत की वजह से मुज़ाकराती अमल मुतासिर हुआ है। हकीमुल्लाह महसूद हाई वैल्यू टारगेट में शामिल था, इसलिए ड्रोन हमला किया गया। सरताज अजीज ने कहा है कि अब मुज़ाकराती अमल तात्तुल का शिकार है और इस अमल को आगे बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। एक और एतराफ़ सरताज अजीज साहब का यह था कि अमेरिका ने कहा है कि ड्रोन हमलों में 70% से ज्यादा अहदाफ हासिल किए गए हैं। लगते हाथ सरताज अजीज साहब ने यह भी बता दिया कि पाकिस्तान मुआहदे के तहत नेटो सप्लाई को नहीं रोक सकता है। मुशीर खारजा के बयान से यह बात वाज़ेह है कि पाकिस्तानी हुकूमत अब भी मुज़ाकरात की भूल भुलैयों में खोने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की खुद फरेबी से ना खुद निकलना चाहती है ना आवाम को निकालना चाहती है। मुल्ला फजलुल्लाह के इरादे किसी से ढके छुपे नहीं। वो पाकिस्तान का कितना खैर खा है, इससे किए गए मुआहदों की हैसियत क्या होगी, स्वाद की मिसाल सामने है। इसके बावजूद कि तालिबान की तरफ से मुज़ाकरात से इनकार किया जा चुका है, पाकिस्तान के शहरों पर फिर क़यामत ढाने के इरादे सामने आ चुके हैं, मगर हम फिर भी मुज़ाकरात की गर्दान छोड़ने को तैयार नहीं। कल भी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ, 3 एहलकार शहीद हुए, 5 जख्मी हो गए। स्वाबी में चेक पोस्ट पर हमला हुआ जिसमें 4 एहलकार शहीद हुए। सो हकीकत यह है कि तालिबान बंदूक रखने को तैयार नहीं और हम हकीकत का सामना करने से कतरा रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार हसन अस्करी। हसन अस्करी साहब, मुज़ाकरात के दौरान ड्रोन हमले नहीं होंगे, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, ये एक बहुत अहम खबर है जो सरताज अजीज़ साहब लाए हैं और इससे फ़र्क पड़े या ना पड़े डायलॉग के हवाले से, लेकिन लगता ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का जो रिएक्शन था कि हकीमुल्लाह महसूद का मामला ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान की हुकूमत ज़्यादा गमज़दा और अफसुर्दा हमें नज़र आई कि ड्रोन क्यों हुआ है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत को ये मार्जिन देने के लिए इस किस्म का वादा कर लिया है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को डिफ्यूज़ करने के लिए भी अमेरिका ने ये कदम उठाया है। लेकिन ये कदम जो है ना, ये कोई इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं हो सकता। ये चंद हफ्तों की बात कर लें, 1-2 महीने की बात कर लें, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत अगले 6 महीने डायलॉग का गिरदान करती रहे और तालिबान जो है वो बात करने को तैयार ना हो। तो ये एक विंडो है बड़ी लिमिटेड सी, अगर पाकिस्तान इसको इस्तेमाल कर सकता है
ठीक है, वरना शायद ये मामला दोबारा शुरू हो सकता है। और आखिरी बात ये है कि अगर अमेरिका को इस वादे के बावजूद कोई अल-कायदा की टॉप लीडरशिप पाकिस्तान के इलाके में नजर आ गई तो वो ड्रोन जरूर इस्तेमाल करेगी। इससे तालिबान राजी हो जाएंगे इस यकीन दहानी से? मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान रजामंद होंगे, क्योंकि तालिबान की नीयत मुझे इस पर डायलॉग की नज़र नहीं आती। बल्कि अगर फ़र्ज़ कीजिए तालिबान को यही बात थी कि अमेरिका को वो अमेरिका के ड्रोन हमले थे, तो अमेरिका की पॉलिसी को गलत साबित करने के लिए तालिबान और पाकिस्तान हुकूमत को मिलकर डायलॉग करके कुछ फैसले कर लेने चाहिए थे। तालिबान को उस वक्त ये बहाना था कि अमेरिका ने हमला कर दिया, अब तालिबान कोई नया बहाना ढूंढ लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि डायलॉग के कोई प्रॉस्पेक्ट्स रियल सेंस में इस वक्त मौजूद हैं। ये बड़ी खास बात है कि मुज़ाकरात के दौरान ड्रोन हमले नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि अभी भी मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे, अब भी हो सकते हैं। और हकीमुल्लाह महसूद को जब हलाक किया गया तो उस वक्त भी मुज़ाकरात तो बाकायदा नहीं हो रहे थे। मुज़ाकरात तो वो नहीं हो रहे थे, लेकिन चूंकि वो हाई वैल्यू टारगेट था। और अब ये है कि अमेरिका ने, आप कह लीजिए कि ये हालात देखते हुए, पाकिस्तान हुकूमत की नाराज़गी को देखते हुए एक जेस्चर के तौर पे, जेस्चर ऑफ गुडविल के तौर पे है। और जैसा मैंने कहा कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 6 महीने पाकिस्तान डायलॉग की बात करता रहे। पाकिस्तान के लिए लाजिम है कि अगले चंद हफ्तों में कोई डायलॉग के सिलसिले में वाज़े रिजल्ट प्रोड्यूस करे। तालिबान की तरफ से डायलॉग की ना सिर्फ बात हो बल्कि डायलॉग अमल शुरू हो। सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में रहने से ड्रोन हमले बंद नहीं होंगे। एक बहुत अहम बात उन्होंने ये भी कह दी है कि नेटो सप्लाई मुआहदे के तहत है, ये बंद नहीं हो सकती। इसका मतलब है पीटीआई जो एहतजाज करने जा रही है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ सकता, और अगर ड्रोन हमले होते भी हैं तो नेटो सप्लाई तो किसी सूरत बंद नहीं हो सकती, मुआहदा है। देखिए, ये मुआहदा है, उसके अलावा एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि इसका ताल्लुक खारजा पॉलिसी से है। खारजा पॉलिसी फेडरल हुकूमत का डोमेन है, प्रोविंशियल हुकूमत का डोमेन नहीं है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये मामला सीरियसली चलाएगी तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तान के किसी सूबे ने फेडरल हुकूमत के इख्तियारात को चैलेंज करने की कोशिश की है, जो कि बड़ी अफसोसनाक और मुश्किल और ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन होगी। इससे अंदरूनी खलफशार बढ़ेगा और बैरूनी तौर पे पाकिस्तान आइसोलेट होगा, जो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। पाक अमेरिका ताल्लुकात पर इससे फ़र्क पड़ेगा? इस बयान से आपको लगता है कुछ दूरियां कम होंगी? देखिए, इसमें यह है कि फेडरल हुकूमत इस मामले को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेगी। बलूचिस्तान के रास्ते जो है वो सप्लाई जो है मूवमेंट गुड्स की वो चलती रहेगी। अगर तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चंद दिन का अपना जज्बा और अपना वलवला दिखाना चाहती है, एंटी अमेरिकनिज्म पे कैश करना चाहती है, तो चंद दिन तो ये बात बर्दाश्त हो जाएगी। लेकिन अगर ये बात तसलसल हुई तो फिर फेडरल हुकूमत को या तो कोई कदम उठाना पड़ेगा या प्रोविंशियल हुकूमत के आगे हथियार गिराने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मस्करी साहब से इंतज़ार अगर हमारे साथ है। वो कहते हैं कि बहुत अहम बयान है, अहम यकीन दहानी है, लेकिन तालिबान को इस यकीन दहानी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने आज फॉर्मेशन कमांडरों के इजलास से अलविदाई मुलाकात की। इतलात हैं कि जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने इस इजलास के शुरुका से खिताब करते हुए इस उम्र पर फख्र किया कि उन्होंने 6 साल तक दुनिया की बेहतरीन फौज की क़यादत की। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की 9 साल क़यादत अपने हाथ में ली और पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, जो आइन के तहत 6 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे। जनरल इशफाक परवेज़ कियानी का 6 साला दौर फौज के लिए कई हवालों से अहम रहा। जनरल कियानी ने जब फौज की कमान संभाली तो फौज का मोराल गिरा हुआ था। अवाम और फौज के दरमियान एक वसी खलीज हायल थी। फौजी अफसरों और सिपाहियों को हुक्म था कि वो वर्दी पहनकर सिविल इलाकों में ना जाएं। फौजी गाड़ियों को सिविल आबादियों और मारूफ शहरों पर जाने से रोक दिया गया था। जनरल कियानी ने आते ही फौज को सिविल महकमों से वापस बुलाया, ISI के किरदार को तब्दील किया, इंतखाबात में खुफिया एजेंसियों को सियासतदानों से दूर कर दिया, स्वात और वजीरिस्तान में अवाम की हिमायत से कई ऑपरेशन किए। फौज का मोराल बुलंद हुआ, अवाम का एतमाद बहाल हुआ। तहम कुछ ऐसे मामलात भी हैं जिनकी यादें जनरल कियानी के लिए खुशगवार नहीं होंगी, जैसे 2 मई को पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम का पूरी तरह बैठ जाना, फिर किसी जिम्मेदार का तयन ना हो सकना, सलाला चेक पोस्ट पर अमरीकी जारहियत पर हमारा गैर हरबी रवैया, कैरी लुगर बिल पर सिविल हुकूमत से हटकर फौज का अपना रद्दमल जाहिर करना, मेमो गेट पर इस हद तक चले जाना कि जमहूरियत की जान निकलने को पहुंच गई, वजीर आजम का इस हद तक मजबूर हो जाना कि कह उठे रियासत के अंदर रियासत नहीं चल सकती। इन
खुशगवार यादों के साथ एक फख्र जो अल्लाह करे सदा जनरल कियानी का हमदम रहे कि उन्होंने जमहूरियत को सलाम किया और फौज को पार्लियामान के सामने जवाबदेह बनाया। जनरल कियानी को कौम अलविदा कहे और नए आने वाले जर्नैल से खैर की तवक्को रखे कि फौज को अवाम के खिलाफ इस्तेमाल ना करें और दस्तूर के ताबे अपने 3 साल गुजार कर इज्जत से घर चले जाएं, क्योंकि अब ये मुल्क चाह तलब जर्नैलों की मुहिम जोइयां बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा। देखते हैं अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होता है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।